काम करता है। ऑसिलेटर एक प्रकार का सिग्नल जनरेटर होता है जो डीसी को एसी में जनरेट करता है, या कह सकते हैं कि साइन वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो किसी भी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के कारण इसमें विद्यमान चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन का यही स्पंदन दोलन गति दोलन कहलाती है। इस गति को ही उत्पन्न करने वाली युक्ति दोलित्र कहलाती है। मतलब क्या होता है, जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तीव्र गति से हमारा कंपन उत्पन्न करते हैं। जब कंपन उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अगर वो सीधे जा रहे हैं तो इनसे हम तेज से टकराते हैं तो ये कंपन पैदा करेंगे ऐसे ऐसे। तो वो पैदा होने पर क्या होगा कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहा जाता है। अब फाउंडेशन ऑफ ऑसिलेटर क्या क्या होते हैं, कैसे बना होता है। ये एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जिसमें टैंक सर्किट होता है, एम्पलीफायर परिपथ होता है और फीडबैक दिया जाता है, इतना होता है। तो अब टैंक सर्किट क्या काम करता है, जो दोलित्र द्वारा उत्पन्न दोलन आवृत्ति को निर्धारित करने वाला परिपथ जो होता है टैंक परिपथ कहलाता है। मतलब इसमें कितना हमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करना वो काम करता है। फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर परिपथ होता है दूसरा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर परिपथ, ये एम्पलीफायर परिपथ है। इसमें क्या होता है, आरएलसी का मुख्य कार्य परिपथ के द्वारा उत्पन्न दोलन एम्पलीफाई करना है। जो आरसी के द्वारा हम कुछ भी उत्पन्न कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसके द्वारा क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। एम्पलीफाई वोल्टेज स्रोत के द्वारा डीसी शक्ति प्राप्त करता है तथा टैंक परिपथ को सप्लाई देने के लिए इसमें क्या होता है, एसी में परिवर्तित कर देता है। फिर हमारा फीडबैक सर्किट होता है दूसरा। जो फीडबैक सर्किट होता है वो काम क्या करता है, दोलित्र परिपथ में फीडबैक एक मौलिक आवश्यकता होती है जो किसी भी एम्पलीफाई एवं दोलित्र परिपथ आदि परिपथ में आउटपुट शक्ति के एक अंश को इनपुट भाग के फीडबैक में दे दिया जाता है। जो भी कुछ भी अंश इसका बचता है, इस परिपथ से बचा हुआ भाग जो होता है वो फीडबैक परिपथ में आता है और फिर से ये फीडबैक परिपथ जाके टैंक सर्किट में ले जाके छोड़ दिया जाता है। जो अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है वो देखते हैं। दोलित्र सामान्यतः एक प्रकार का एम्पलीफाई होता है जो स्वयं को इनपुट सिग्नल प्रदान करता है और दोलित्र सामान्यतः एसी सिग्नल उत्पन्न करने के लिए अग्रणी युक्ति है। मतलब अगर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, वो स्वयं का बचा हुआ सिग्नल, अगर मतलब हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं वो सिग्नल कम है, उसको फिर से हम उसी में ले जाके डाल देते हैं तो वो एक प्रकार का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। तो वो सिग्नल को फिर से बढ़ा देगा और फिर से यूजबल हो जाता है। ये इस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये नॉन रोटेटिंग डिवाइसेस होती हैं, इसमें कोई भी घूर्णन पार्ट नहीं होता है, ये फिक्स्ड पार्ट होती हैं, स्टैटिक होती हैं, इसमें कोई भी घूर्णन करने वाले पार्ट नहीं होते। इस युक्ति के इनपुट पर एसी सिग्नल दिए बिना ही हम आउटपुट अवांछित एसी सिग्नल प्राप्त किया जाता है। मतलब हम बिना इनपुट सिग्नल दिए ही हम इसमें से क्या कर सकते हैं, एसी सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार का जनरेटर होता है जो सिग्नल को जनरेट करता है। फिर तो इस आउटपुट के कुछ भाग इनपुट के समान ही फेज दोलित्र में इनपुट को दिया जाता है। दोलित्र में इनपुट को आउटपुट से प्राप्त कर शक्ति वापस ही प्राप्त हो जाती है, जिससे दोलित्र स्वयं ही प्रचालित हो जाता है। तो जो हमारी सप्लाई है, जैसे इधर जा रहा है, इसका कुछ अंश हम ले जाके फिर से इसमें डाल देंगे तो फिर से ये स्टार्ट हो जाती है। ये कहलाता है हमारा, इस सिद्धांत पर हमारा जो ऑसिलेटर हो वो काम करता है। जो हमारा ऑसिलेटर होता है उसको हम कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे ज्वा तरंगे, ज्वा वक्री तरंगे। इसमें क्या होता है, कितने टाइप के, ट्यूडर संग्राहक दोलित्र होता है, ट्यूडर आधार दोलित्र होता है, हार्टलेस होता है, काल्पिट होता है, क्रिस्टल होता है, और सी में फेज शिफ्ट और विन फ्रेज होते हैं। और जो आजवक्री होते हैं वो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर, ब्लॉकिंग और स्विफ्ट साटूथ दोलित्र कहलाते हैं। अब देखते हैं जो हमारा पहला है साइनसॉइडल ऑसिलेटर। साइनसॉइडल ऑसिलेटर क्या होता है उसको देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो अवांछित आकृति का ज्वावक्रित दोलन उत्पन्न करती है वो ज्वावक्रित दोलन कहलाते हैं, जिसे साइनसॉइडल ऑसिलेटर कहा जाता है। प्रायः ये ज्वा तरंगे आउटपुट सिग्नल में उत्पन्न करती हैं। इस दोलित्र का उपयोग रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर इत्यादि में किया जाता है। तो मतलब जो सिग्नल होते हैं उसको क्या करते हैं, रिसीवर सिग्नल को लेने और
भेजने, सेंडर और रिसीवर दोनों में इसको क्या करता है, लगाया जाता है। तो ये एक प्रकार का सिग्नल जनरेट करता है जो साइन शेड्यूल ऑसिलेटर होते हैं। दिखने में कुछ इस तरह होते हैं साइन शेड्यूल ऑसिलेटर। अब क्या होता है, जो हमारे साइन शेड्यूल ऑसिलेटर होते हैं उसमें सबसे पहला था हार्टले ऑसिलेटर। क्या होता है हार्टले ऑसिलेटर? इंडक्टिव फीडबैक प्रयोग करके हार्टले नामक एक वैज्ञानिक ने 2 प्रकार के दोलित्र को तैयार किया था, जो दोनों प्रकार के परिपथ को रेडियो संचार उपकरण में, जहां आवृत्ति परास हमें कितनी रखनी है, 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक रखनी है, वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसको जो कनेक्ट किया था उसको 2 टाइप से कनेक्ट किया था। पहले कनेक्ट किया था श्रेणी क्रम में, दूसरा कनेक्ट किया था समानांतर क्रम में। तो अब हम देखते हैं जो हमारा सीरीज फीड सर्किट होता है वो कैसे दिखता है। जो हमारा सीरीज फीडबैक सर्किट होता है वो कुछ इस तरह होता है। अब ये पूरा सर्किट डायग्राम होता है, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ये टैंक परिपथ होता है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर, बहुत सारी युक्तियाँ लगाई हुई हैं। देखते हैं होता क्या है। इस परिपथ में एक 3 सिरों वाला इंडक्टर प्रयोग किया जाता है, जो इंडक्टर के खंड लेस में से प्रवाहित होने वाली जो कलेक्टर धारा है वो इंडक्टर के दूसरे अंश LB, जो हमारा LA है, ये LB के वोल्टेज को प्रेरित करता है। इस वोल्टेज के रूप में C1 जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगाया जाता है। C1 को हम लगा देते हैं संधारित्र के रूप में, ट्रांजिस्टर के बेस फीडबैक वोल्टेज के रूप में प्रदान करता है। जो फीडबैक वोल्टेज होगा यहाँ से प्रदान करेगा। फिर जो हमारा दोलित्र होता है, दोलित्र का आउटपुट संधारित्र C3 के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो हमारा C3 कहाँ लगा हुआ, यहाँ इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। फिर जो हमारे प्रतिरोध होते हैं R1 R2 ट्रांजिस्टर डिवाइस नेटवर्क बनाते हैं। प्रतिरोध जो RE ट्रांजिस्टर के तापीय स्थिरता को प्रदान करता है। मतलब जो हमारे यहाँ हमारे क्या लगे हुए हैं, R1 R2 क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर RE इसके ट्रांजिस्टर के तापमान को स्थिरता प्रदान करता है। संधारित्र C2 को ट्रांजिस्टर द्वारा दी गई कलेक्टर धारा के कारण उत्पन्न होने वाली चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग प्रक्रिया से दोलन प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर हम C2 कैपेसिटर जो हमारा C2 है, ये इसको चार्जिंग करना, डिस्चार्जिंग करना, इसके द्वारा क्या होता है, एक दोलन उत्पन्न होता है। उसी के कारण क्या होता है, दोलन उत्पन्न हो जाता है। पूरा सर्किट क्या करता है, दोलित्र करने लगता है, मतलब इसमें ऑसिलेशन होने लगता है। जो फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला है वो कुछ ये है, ये फ्रिक्वेंसी से, इससे हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को निकाला जा सकता है। फिर दूसरा हमारा जो सर्किट है वो पैरेलल सर्किट है। ये हमारा पैरेलल फीड सर्किट है। इसमें हमारा पूरा फीड है, इसमें बहुत सारे हम कंपोनेंट लगा दिए हैं, हम कैपेसिटर लगा दिए हैं, इसको ले जाकर सप्लाई को फिर से इधर इनपुट में डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इस परिपथ में 3 सिरों वाला एक इंडक्टर प्रयोग किया जाता है। इंडक्टर का खंड LC से लेकर कलेक्टर धारा IC को केवल AC में प्रवाहित करती है। अब जो हमारा LC है और IC जो हमारे LC होता है, इसको दोनों को खंड LB कलेक्टर धारा जो होती है IC तक ले जाता है, ये AC के अंश को प्रवाहित करता है। और जो संधारित्र C4 है, जो हमारा संधारित्र C4 है वो ब्लॉकिंग संधारित्र का कार्य करता है। जो कलेक्टर धारा LV होती है, LV के खंड को वोल्टेज में प्रेरित करता है, और संधारित्र C1 के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के फीडबैक को कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज के रूप में प्रदान करते हैं। दोलित्र जो होता है श्रेणी परिपथ में समान जो C3 होता है, ये क्या होता है, एक समान परिपथ पे प्रदान करता है के एक माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस परिपथ में दोलन आवृत्ति निर्धारण जो होती है वो करने के लिए हम फार्मूला एक लगाते हैं। जो फार्मूला ये है, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के मान को निकाल देते हैं। अब जो हमारे हार्टले ऑसिलेटर होते हैं उनका लाभ क्या क्या होता है, इस दोलित्र द्वारा उत्पन्न आउटपुट तरंग आयाम नियत रहता है। परिवर्ती संधारित्र का प्रयोग करके इस परिपथ के द्वारा उत्पन्न दोलन की आवृत्ति समायोजित किया जा सकती है।
इस दोलन परिपथ का निर्माण में कम अवयव की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट हमें नहीं ज़रूरत होती। फिर डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? इस दोलित के द्वारा उत्पन्न तरंग में हार्मोनिक तत्व होने के कारण ये शुद्ध जौ तरंगे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हार्मोनिक, इसमें एक हार्मोनिक का मतलब होता है कि जो हमारे अभी हमारा सिग्नल जा रहा है तो ये सिग्नल कभी बढ़ जाता है, ये ऐसे हो जाता है, वही सिग्नल कभी क्या हो जाएगा, इधर से पहले तो ठीक चल रहा है ऐसे, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, ये हार्मोनिक स्थिति होती है। तो सिग्नल कभी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है हार्मोनिक स्थिति के कारण, तो इससे शुद्ध हमें जो तरंग है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। अब इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? हार्टले दोलित का उपयोग करके मुख्यतः हम रेडियो रिसीवर में किया जाता है। इसमें क्या होता है, 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेडियो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी का दोलन प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो जो हमारा रेडियो रिसीवर होता है उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जो ऑसिलेटर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है, यदि किसी हार्टले दोलित के प्रेरक के माध्यम से हम 500 माइक्रो हेनरी तथा 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाते हैं तो दोलत द्वारा उत्पन्न होने वाली आवृत्ति क्या होगी? तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा उत्पन्न होने वाली दोलत वो होगी कितना। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, एल दिया है, कितना दिया है, 500 माइक्रो हेनरी। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे पहले। 500, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, तो इसमें हम 10⁻⁻6 हेनरी लिख देंगे। फिर जो कैपेसिटर है उसका मान है 2000 माइक्रोफैरड, इसमें भी 1 माइक्रो में इतना मान होता है, तो हम 2000 गुणे 10⁻⁻6 फैरड लिख सकते हैं। फिर अब जो हमारा मान है, अब हम दोलन आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला जो है FR इक्वल हम लिख सकते हैं 1/2π√L और C। LC का मान लिखेंगे तो हमारा जो मान होगा 1/2 × 3.214, ये मान हो गया √ अब इसमें लिखेंगे 500 × 10⁻6 × 2000 इतना। तो ये हमारा इसका मान हो गया। अब इससे हम हल करते हैं तो जो हमारा मान होगा वो तो ऊपर 2 × 3.14 ये हो गया, और इसको जब पूरा हल करने के बाद जो हमारा मान आएगा वो 10⁻12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा 7 और 7 नहीं 1, इसको पूरा सॉल्व करने पर जब हम सॉल्व कर देंगे तो इसका पूरा मान आ जाता है। जो हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो 159 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेट होती है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी जितनी जनरेट होगी इतनी 159 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।